हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। मैं सुषमा पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है संघीय शासन यानी राष्ट्रपति। संघीय शासन यानी केंद्र सरकार के बारे में हम पढ़ेंगे, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम राष्ट्रपति को पढ़ेंगे। राष्ट्रपति केंद्र सरकार में आते हैं, तो जो केंद्र सरकार का भाग है जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो हम आज इनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप यूनिट नंबर 5 आज इससे स्टार्ट किया जा रहा है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस चल रहा है और हमारा जो टॉपिक्स है वो यूनियन गवर्नमेंट है, यानी आज हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट से संबंधित जितनी भी जानकारी है आज की क्लास में हम लेंगे। देश के जो प्रेसिडेंट है, अपने जो राष्ट्रपति होते हैं, वो देश के प्रथम नागरिक होते हैं। और राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे की जाती है, वो कितने टाइम तक उनका कार्यकाल होता है, जो उनका टेन्योर है उसके बारे में बात करेंगे। और राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं, उनका जो इलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आज के क्लास में चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में डिफाइन किया गया है। जैसे हम जब संविधान को पढ़ रहे हैं तो हमने भाग 5 देखा है। आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के 151 तक भाग 5 है, जिसमें केंद्र सरकार का गठन किया गया है। तो इसमें देखेंगे 52 से लेकर के 151 तक भाग 5 में, और इसमें से जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं यानी जो राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 यानी आर्टिकल नंबर 52 में डिफाइन किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो संघीय कार्यपालिका का प्रधान होगा। जो केंद्र का संघीय कार्यपालिका जो है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, इसका क्या होगा, प्रधान होगा। भारत द्वारा अपनाई गई संसदीय शासन प्रणाली में एक सरकार का कार्यकाल समाप्त होने पर दूसरी सरकार बनने में कुछ समय लगता है। यानी भारत सरकार में संसदीय जो शासन प्रणाली, अपनी शासन प्रणाली कैसी है, संसदीय शासन प्रणाली है। तो संसदीय शासन प्रणाली में एक सरकार का कार्यकाल जब समाप्त होता है होने पर दूसरे सरकार बनने में कुछ टाइम लगता है। चुनाव होते हैं, इलेक्शन प्रोसेस होते हैं, उसमें कुछ टाइम लगते हैं। इसके बाद देखेंगे इस अंतराल के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं, इस अंतराल के लिए कार्यपालिका को वैधानिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति का पद अनिवार्य है। इस प्रकार राष्ट्रपति हमारे देश के शासन व्यवस्था का एक अनिवार्य अंग होते हैं। यानी जो शासन व्यवस्था अपनी देश की है उसका जो एक प्रमुख अंग है वो कौन है, राष्ट्रपति होते हैं। संघीय सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही संपादित होते हैं। यानी जो केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट के जितने भी काम होते हैं वो केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति, जो केंद्र सरकार के काम है, यूनियन गवर्नमेंट के जितने भी काम होते हैं वो राष्ट्रपति के ही सर्वसम्मति से होते हैं। यानी कि राष्ट्रपति के सिग्नेचर, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई भी जो केंद्र सरकार का काम है उससे किया जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि संघीय सरकार के समस्त कार्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। वास्तव में वह देश के शासन का संचालन नहीं करता। राष्ट्रपति देश के शासन को चलाते नहीं। देश के शासन को कौन चलाता है, प्रधानमंत्री। यानी जो वास्तविक शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री के पास, यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की जो सर्वसम्मति है उसके अनुसार देश को चलाते हैं। देखिए, वास्तव में वह देश के शासन को चलाता नहीं, संचालन नहीं करता। उसे जो संघ की कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त है, यानी वह व्यवहार में उनका प्रयोग संघीय मंत्रिपरिषद ही करती है। यानी जो राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त है उसका जो प्रयोग है वो कौन करता है, मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य जो है वो करते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर करते हैं, जबकि राष्ट्रपति क्या होते हैं, वास्तविक प्रमुख नहीं होते हैं। इसलिए संविधान में कहा गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी केंद्र की जितनी भी कार्यपालिका की शक्तियां वो किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। और केंद्र का संचालन कौन करता है, यानी देश को, भारत को चलाता कौन है, तो जो प्रेसिडेंट की अनुमति से प्रधानमंत्री देश को चलाते हैं। वह इन शक्तियों का उपयोग स्वयं अथवा अन्य अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करता है, अर्थात राष्ट्रपति को उसके कार्य में सहायता या परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। यानी राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए किसका गठन किया गया है, मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, और मंत्रिपरिषद जो है उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर जो है वो जो मंत्रिपरिषद है उसके अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद का परामर्श बंधनकारी है, अतः राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष, यानी जो राष्ट्रपति है इनके लिए जो मंत्री सलाह देंगी वो क्या है, बंधनकारी है। राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होता है। वह नाम मात्र की कार्यपालिका है, यानी जो राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं, राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक है और केंद्र सरकार की सभी शक्तियां किसमें नहीं थे, राष्ट्रपति में, लेकिन वो नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है। उसके बाद देखिए, भारत का राष्ट्रपति
यानी जो अपने देश के राष्ट्रपति है इंग्लैंड की भांति देश पर राज्य करता है, शासन नहीं। यानी जो भारत के राष्ट्रपति वो इंग्लैंड की भांति देश पर राज्य करते हैं, शासन नहीं करते। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया क्या करती थी, शासन करती थी। ब्रिटिश शासन में सम्राट की जो संवैधानिक प्रमुख स्थिति है वही स्थिति भारत की राष्ट्रपति की है। देखिए, अतः भारत में अमेरिका के समान अध्यक्षात्मक प्रणाली को न अपनाकर ब्रिटेन के समान संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया। यानी अमेरिका में कौन सी प्रणाली चलती है, वहाँ अध्यक्षात्मक प्रणाली चलती है। तो भारत में अमेरिका की प्रणाली को नहीं अपनाया गया है, भारत में ब्रिटेन की प्रणाली को अपनाया गया है, यानी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका का वह वैधानिक प्रधान होता है और दूसरा वास्तविक प्रधान। राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है। यानी राष्ट्रपति जो है वो भारतीय संघ की जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, इसका क्या है, वैधानिक प्रधान होता है। लीगल जो प्रधान है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है। और मंत्रिपरिषद जो होता है ये तो वैधानिक प्रधान होते हैं, और यानी नाम मात्र के प्रधान कौन होते हैं, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। और जो वास्तविक प्रधान होते हैं वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद होते हैं। इस तरह कार्यपालिका को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, जैसे राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद। जो कार्यपालिका उसको दो भागों में बांटा गया है, कैसे, राष्ट्रपति होते हैं और एक मंत्रिपरिषद होते हैं। मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एक व्यक्ति के पास कि वो राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ सकता है और राष्ट्रपति बन सकता है। देखिए यहाँ क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। संविधान में राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निश्चित की। यानी संविधान में इन योग्यताओं का वर्णन किया गया है। वही नागरिक जिनके पास ये योग्यता है, जो ये एलिजिबिलिटी को पूरी करते हैं, वो देश का नागरिक, देश के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। यहाँ देखिए जो फर्स्ट एलिजिबिलिटी हो क्या है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन लड़ना चाहता है, प्रेसिडेंट बनना चाहता है, तो उसका वो भारत का नागरिक होना चाहिए, सबसे पहली बात है। और दूसरी बात है वो क्या है, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी है। यानी उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा क्या है, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। यानी वो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। इसका मतलब कि वो लोकसभा से बहुमत मतलब वो लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता उनके पास होनी चाहिए। ये कंडीशन नंबर 3 है। उसके बाद चौथा क्या है, वह संघ सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। यानी कि वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। यानी संसद या राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है राष्ट्रपति। यदि इनमें से किसी सदन का कोई सदस्य अपने सेवा काल में राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो जाता है तो उसे पद ग्रहण करने की तिथि से पूर्व संबंधित सदन की सेवा से त्यागपत्र देना होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी संसद में किसी पद पर या राज्य विधानमंडल में किसी पद पर है, तो अगर वो राष्ट्रपति के रूप में इलेक्ट किया जाता है, अगर उसकी नियुक्ति होनी है राष्ट्रपति के रूप में, तो उसे राष्ट्रपति की नियुक्ति से पूर्व जिस पद पर वो है उसे वहां से उसे त्यागपत्र देना होगा। उसके बाद देखते हैं, यद्यपि संविधान में राष्ट्रपति पद के लिए उपयुक्त योग्यताएं ही बताई गई हैं, परंतु यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति केवल वही व्यक्ति बन सकता है जिसने सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक अथवा शैक्षणिक क्षेत्र में कई वर्षों तक कार्य किया हो। यानी जो संविधान में लिखा है, ऊपर की जो कंडीशन थी वो संविधान में लिखा है, लेकिन ये स्पष्ट है कि राष्ट्रपति केवल वही व्यक्ति बन सकता है जिसने कोई सार्वजनिक और सामाजिक या राजनीतिक या शैक्षणिक क्षेत्र में कई वर्षों तक कार्य किया हो, जिसे समाज का सम्मान प्राप्त हो, जिसके प्रति जनता व उसके प्रतिनिधियाँ, यानी ऐसा व्यक्ति जिसे समाज में सम्मान प्राप्त हो और जिसके प्रति जनता व उसके प्रतिनिधियों की अपूर्व निष्ठा हो, वही व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में इलेक्ट किया जाता है। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, यानी इलेक्शन प्रोसेस पढ़ेंगे राष्ट्रपति का, वो किस प्रकार का है। राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में समझते हैं। भारत का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रीति से जनता के द्वारा नहीं चुना जाता। यानी प्रेसिडेंट को हम और आप डायरेक्ट इलेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट उनको नहीं चुन सकते हैं। हमारे द्वारा जो नेता होते हैं, यानी जो मंत्रिपरिषद होते हैं, वो जिन्हें हम चुनते हैं, जिन मंत्रिपरिषद को हम चुनते हैं, वो हमारे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो राष्ट्रपति को आम जनता नहीं चुन सकती है, हम मंत्रिपरिषद को चुनते हैं और मंत्रिपरिषद जो होती है वो राष्ट्रपति को चुनती है। अपितु वह एक निर्वाचक मंडल द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव किस पद्धति के द्वारा होता है, तो एकल संक्रमणीय, यहाँ देख सकते हैं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, ये इंपॉर्टेंट है, अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है। अतः राष्ट्रपति का निर्वाचन
जिस निर्वाचक मंडल द्वारा होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य सम्मिलित नहीं होंगे। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो वो जो 12 सदस्य वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, केवल जो निर्वाचित सदस्य यानी संसद के जो दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य हैं वही राष्ट्रपति के चुनाव में उनके इलेक्शन प्रोसेस में भाग लेते हैं और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद देखते हैं, चूंकि केवल राष्ट्रपति केवल केंद्रीय शासन का प्रधान न होकर संपूर्ण भारतीय संघ का प्रधान होता है, इसलिए राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी इनमें सम्मिलित किया गया है। इसमें मनोनीत सदस्यों को भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। वो सदस्य समाज सेवा से आ सकते हैं, कला से आ सकते हैं, विज्ञान से आ सकते हैं। इन सब क्षेत्रों से जो सदस्य आते हैं उनको राष्ट्रपति राज्यसभा में निर्वाचित करते हैं, यानी उनको मनोनीत करते हैं। फिर देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। यानी जो आर्टिकल नंबर 53 हमने पढ़ा कि उसमें लिखा है कि देश का एक राष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल नंबर 55 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रणाली है उसके बारे में उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणी मत के आधार पर गुण मतदान द्वारा होता है। यानी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, सिंगल वोटिंग सिस्टम से होता है, एकल संक्रमणी मत पद्धति के अनुसार और अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उसके बाद देखेंगे, यह व्यवस्था राज्य के मतों में एकरूपता लाने तथा समस्त राज्यों और संघों के मतों में समतुल्यता स्थापित करने के लिए की गई है, जो एकल संक्रमणी मत पद्धति की विधि है। दूसरे शब्दों में, जब निर्वाचक मंडल के प्रलंग सदस्य का मत या मूल्य या मति का संख्या निश्चित करने का सूत्र यानी फॉर्मूला इस प्रकार है, किस प्रकार से उसको निकाला जाता है। देखिए यहाँ पर है, फर्स्ट है, किसी भी राज्य या संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्य के मतों की संख्या राज्य या संघीय क्षेत्र की जनसंख्या बराबर क्या होता है, राज्य विधानसभा तथा संघीय क्षेत्रों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या प्लस 1000। यानी कि ये जो फार्मूला है इसके हिसाब से उसको निकाला जाता है। संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों की मतों की संख्या। फिर देखेंगे, समस्त राज्यों और संघीय क्षेत्रों के विधानसभाओं के समस्त सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्या का कुल योग बराबर क्या होता है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है। अब हम देखेंगे जो अपने देश के राष्ट्रपति हुए, कितने राष्ट्रपति अपने देश में अभी तक हुए हैं और उनका टाइम पीरियड क्या रहा है उनके बारे में अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ पर है उनका नाम और उनकी अवधि, जो उनका टाइम पीरियड है यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले नाम, सबसे अपने देश के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जो टाइम पीरियड रहता है वो ये 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं और 13 मई 1962 तक ये राष्ट्रपति होते हैं। अब तक 2 बार राष्ट्रपति कौन बने अपने देश में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। उसके बाद देखेंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं ये एक दूसरे राष्ट्रपति हैं। देखिए 13 मई 1962 को ये शपथ ग्रहण करते हैं और 13 मई 1967 तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं। उसके बाद जो थर्ड प्राइम मिनिस्टर है डॉक्टर जाकिर हुसैन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन का टाइम पीरियड क्या रहा है, 13 मई 1967 से लेकर के 3 मई 1969 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। उसके बाद फोर्थ जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, यहाँ देख सकते हैं वीवी गिरी यानी वराहगिरी वेंकट गिरी, ये हमारे जो फोर्थ प्रेसिडेंट है। इनका टाइम पीरियड जो रहा है 3 मई यहाँ देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। वीवी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक क्या रहे थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद देखेंगे आप जो फिफ्थ प्रेसिडेंट है क्या है, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। न्यायमूर्ति मोहम्मद जो हिदायतुल्लाह है, इनका टाइम पीरियड क्या रहा था, 20 जुलाई 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1969 तक ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद छठे जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, वराहगिरी वेंकट गिरी यानी वीवी गिरी फिर से प्रेसिडेंट बनते 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक पद पर रहते हैं। इनका टाइम पीरियड है। उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद यानी फखरुद्दीन अली अहमद ये 7th प्रेसिडेंट है अपने देश के। 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक ये प्रेसिडेंट रहे थे। फखरुद्दीन अली अहमद के टाइम पर इमरजेंसी लगी थी, प्रधानमंत्री ने इनको प्रधानमंत्री की सलाह पर इन्होंने अपने देश में जो है इमरजेंसी लगाई थी 1974 में। तो जब पहली बार देश में इमरजेंसी कब लगी थी, फखरुद्दीन अली अहमद के टाइम पीरियड पे लगी थी। उसके बाद देख सकते हैं
जो है 11वें प्रेसिडेंट कौन है हमारे, सॉरी 8वें नंबर के जो प्रेसिडेंट है वो हैं बी.डी. जत्ती। बी.डी. जत्ती कब तक रहे थे? 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक रहे थे। ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। उसके बाद 9वें प्रेसिडेंट कौन है? नीलम संजीव रेड्डी हमारे 9th प्रेसिडेंट है। इनका टाइम पीरियड है 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। उसके बाद जो 10th प्रेसिडेंट है वो ज्ञानी जैल सिंह है। ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया था? पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। यानी इन जो ज्ञानी जैल सिंह हैं ये अपने देश के ऐसे प्रेसिडेंट रहे थे जिन्होंने पहली बार क्या किया था? पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। इनका टाइम पीरियड 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक रहा था। और 11वें नंबर के प्रेसिडेंट कौन है? आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन का टाइम पीरियड 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक रहा। उसके बाद जो 12th प्रेसिडेंट है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनका टाइम पीरियड कब रहा था? 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक। उसके बाद जो 13th प्राइम प्रेसिडेंट है वो कौन है? के.आर. नारायणन। यानी के.आर. नारायणन जो है इनका टाइम पीरियड 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक रहा था। उसके बाद जो 14वें प्रेसिडेंट कौन रहे हैं? डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम रहे थे। इनका टाइम पीरियड 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक के रहे थे। उसके बाद जो 15वीं प्रेसिडेंट है वो कौन रही थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी। देश की 15वीं महिला महिला प्रेसिडेंट रही। यानी पहली महिला प्रेसिडेंट कौन रही है? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। यानी ये 15वें नंबर की है, लेकिन महिलाओं की बात करेंगे तो पहले नंबर की है। इनका टाइम पीरियड कब रहा था? 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक ये देश की प्रेसिडेंट रही थी। उसके बाद 16वें कौन रहे? 16वें प्रेसिडेंट रहे थे श्री प्रणब मुखर्जी। इनका टाइम पीरियड 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक रहा। उसके बाद 17वें प्रेसिडेंट कौन है? श्री रामनाथ कोविंद रहे थे। इनका टाइम पीरियड 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक रहा। उसके बाद जो 18वें प्रेसिडेंट की बात करेंगे वो द्रौपदी मुर्मू है। इनका टाइम पीरियड 25 जुलाई 2022 से अब तक। यानी अपने देश में कुल 18 बार राष्ट्रपति का इलेक्शन हो चुका है। राष्ट्रपति की जो नियुक्ति हुई है वो कितनी बार हो चुकी है? तो 18 बार हो चुकी है। सभी राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद अब देखते हैं राष्ट्रपति के द्वारा पद ग्रहण व शपथ। राष्ट्रपति अपने पद को कैसे ग्रहण करते हैं, वो शपथ कैसे लेते हैं, इनका जो प्रोसेस है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा पद ग्रहण व शपथ। राष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय है मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेनी होती है। यानी राष्ट्रपति जब अपने पद को ग्रहण करते हैं तो उससे पहले वो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके सामने शपथ लेते हैं और उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। ये निम्न प्रकार से किस प्रकार से वो शपथ लेते हैं? जो प्रेसिडेंट है यहाँ देख सकते हैं। प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? तो हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं। देखिए, मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कर्तव्य पालन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि पालन, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। यानी ये जो राष्ट्रपति हैं किस प्रकार से शपथ लेते हैं उनके बारे में बताया गया है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल, इनका टेन्योर का उतना होता है उसके बारे में यहाँ समझते हैं। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, लेकिन इसके पूर्व भी राष्ट्रपति का पद कुछ परिस्थितियों में रिक्त हो सकता है। जैसे राष्ट्रपति स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकता है या उसे संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत भी किया जा सकता है। यानी सामान्यतः राष्ट्रपति का जो टाइम पीरियड है वो 5 साल बताया गया है, लेकिन इसके पूर्व भी वो क्या हो सकता है? राष्ट्रपति का पद खाली सकता है। वो चाहे तो राष्ट्रपति त्यागपत्र दे सकता है, रिजाइन दे सकता है अपने पद से, या फिर उसे महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा यानी इम्पीचमेंट के द्वारा उसको हटाया जा सकता है उसके पद से। महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर कब लगाई जा सकती है? जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता हो, ऐसा कोई कानून बनाता हो जिससे लोगों के यानी संविधान का उल्लंघन हो, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया उसको लागू की जाती है और उसे महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। यदि महाभियोग द्वारा पदच्युति के कारण, देखिए यहाँ पर लिखा है, यदि महाभियोग द्वारा पदच्युति के कारण राष्ट्रपति का पद इस अवधि के बीच में ही रिक्त हो जाए तो इस स्थिति में राष्ट्रपति का निर्वाचन पुनः 5 वर्ष की संपूर्ण अवधि के लिए होता है। उसके बाद न कि शेष अवधि के लिए, यानी जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो जो दूसरे राष्ट्रपति बनाए जाते हैं उनका जो टाइम पीरियड है वो 5 वर्ष के लिए ही नियुक्त किए जाते हैं।
उसके बाद देखते हैं, यद्यपि संविधान द्वारा राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, फिर भी एक संवैधानिक परंपरा विकसित हो रही है कि व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित नहीं हो सकता। यानी व्यक्ति ये संविधान में वर्णित नहीं है कि कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति के लिए नहीं निर्वाचित हो सकता है। लेकिन जो है राष्ट्रपति इसका कोई वर्णन संविधान में नहीं दिया गया है कि 2 बार ही बन सकता है या उससे अधिक बार नहीं बन सकता है, इसके बारे में नहीं बताया गया है संविधान में। देखिए, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाना यानी महाभियोग इम्पीचमेंट की बात करेंगे। यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता हो तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 की व्यवस्था के अनुसार, यानी इम्पीचमेंट के बारे में अनुच्छेद नंबर 61 में डिफाइन किया गया है, महाभियोग लगाकर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। यानी यदि राष्ट्रपति क्या है संविधान का उल्लंघन करता हो तो आर्टिकल नंबर 61 में महाभियोग की जो प्रक्रिया, इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है वो दी हुई है, उसके द्वारा उसे हटाया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं, यहाँ है महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी सदन में महाभियोग की जो प्रक्रिया उसको स्टार्ट की जा सकती है। इस प्रस्ताव की सूचना सदन को 14 दिन पूर्व प्राप्त हो जानी चाहिए। यानी जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये चलाई जा रही है, की जो जानकारी वो 14 दिन पहले पता हो जानी चाहिए, और प्रस्ताव की सूचना पर उस सदन में जिसमें प्रस्तावित किया गया हो सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। यानी 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है कि उन पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू की जाएगी, और ये संसद के किसी भी सदन द्वारा स्टार्ट की जा सकती है। और जब ये प्रक्रिया को स्टार्ट की जा रही है तो जो जिस भी सदन में इसको शुरू किया जा रहा है प्रक्रिया इम्पीचमेंट की, उन सदस्यों के कम से कम 2/3 जो सदस्य हैं उनके बहुमत से वो प्रक्रिया पास होनी चाहिए। देखिए, उसके बाद दूसरे सदन में जांच हेतु भेज दिया जाता है, यानी जब वो 2/3 भाग से उसे पारित कर दिया जाता है तो दूसरे सदन में उसे भेजा जाता है। द्वितीय सदन इस प्रस्ताव की जांच स्वयं अथवा अपनी समिति करता है, यानी जो दूसरा सदन है उसकी जांच करता है। जांच के समय राष्ट्रपति को द्वितीय सदन में स्वयं अथवा अपने किसी प्रतिनिधि द्वारा अपना स्पष्टीकरण देने का अधिकार, यानी जब इम्पीचमेंट की प्रक्रिया है उसको जो दूसरे सदन में भेजी जाती है तो राष्ट्रपति अपने बारे में जो बोलना चाहे राष्ट्रपति अपनी सफाई दे सकता है। जांच के समय द्वितीय सदन भी प्रथम सदन की भांति कुछ सदस्यों के 2/3 बहुमत महाभियोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग सिद्ध हो जाता है। यानी जब एक सदन से पारित होकर के दूसरे सदन में भेजा जाता है, यदि वहां भी पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति की जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो सिद्ध हो जाती है और राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ता है, और उसी दिन राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ता है। भारत में संविधान लागू होने से अब तक एक भी ऐसा अवसर नहीं आया है जबकि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया, यानी अब तक देश में जो राष्ट्रपति उन पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लागू की गई है। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति के अधिकार अथवा शक्तियां एवं कर्तव्य। राष्ट्रपति की क्या अधिकार, यानी पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की क्या अधिकार है, उनकी क्या ड्यूटियां हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, संघीय सरकार की ममस्त कार्यपालिका शक्तियां संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रपति की प्रदान की गई है, परंतु भारत में संसदीय लोकतंत्र होने के कारण राष्ट्रपति अपनी शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के संपादन हेतु मंत्रिपरिषद के अनुसार एवं परामर्श पर निर्भर करते हैं। यानी संघीय सरकार की जो कार्यपालिका शक्तियां होती हैं संविधान के द्वारा भारत के जो राष्ट्रपति को प्रदान की जाती है, यानी कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं, राष्ट्रपति में। परंतु भारत में संसदीय लोकतंत्र होने के कारण भारत में जो अपना संसद है वो कैसा लोकतंत्रात्मक है। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के संपादन हेतु मंत्रिपरिषद के अनुसार उनके परामर्श पर निर्भर होती है। भारत संसदीय व्यवस्था भारत में है तो वो जो मंत्रिपरिषद है उनके सदस्य उनकी सलाह पर निर्भर होता है। अतः व्यवहार में परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति की समस्त वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती। देखा जाए तो जो प्रमुख शक्तियां हैं यानी वास्तविक शक्तियां वो मंत्रिपरिषद में निहित होती है। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का संपादन प्रतीक के रूप में ही करता है। वह इस रूप में उससे व्यापक शक्तियां प्राप्त होती हैं जिन्हें सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से 2 भाग हैं, देखिए यहाँ पर जो मंत्रिपरिषद है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कब कर सकते हैं, यानी संकटकालीन स्थिति और सामान्यकालीन स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति जो अपने देश के राष्ट्रपति होते हैं, अगर वो देश में कोई संकट आ रहा है तो वो वहाँ पर संकटकालीन स्थितियां में आपातकाल लगा सकते हैं। तो राष्ट्रपति के जो प्रमुख कार्य हैं, जो उनकी ड्यूटी है, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे सामान्यकालीन शक्तियाँ
एवं कर्तव्य, यानी जो सामान्य काल है उस टाइम पे उनके कर्तव्य क्या होते हैं, उनकी शक्तियाँ क्या होती हैं। जो संकटकालीन स्थिति होती है उस टाइम पे उनके क्या कर्तव्य होते हैं, उनकी क्या शक्तियाँ होती हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जब सामान्य काल होता है तो उनकी शक्तियाँ और उनके कर्तव्य क्या होते हैं, यानी ऑर्डिनरी पीरियोडिकल पावर्स एंड ड्यूटीज, यानी कि जो सामान्यकालीन शक्तियाँ हैं उनमें किस प्रकार से राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का उपयोग करता है, किस प्रकार से अपनी ड्यूटी को पूरा करता है। भारतीय संविधान के अनुसार साधारण काल में राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त है, यानी साधारण काल की बात हो रही है। पहला क्या है, कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियाँ। पहली शक्तियाँ कौन सी, कार्यपालिका की शक्तियाँ और प्रशासन की शक्तियाँ राष्ट्रपति में। संविधान के अनुच्छेद 53(1) में लिखा है कि भारत संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी तथा वह इनका प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। यानी राष्ट्रपति, आर्टिकल नंबर 53(1) में क्या लिखा है कि भारत संघ की जितनी भी कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होंगी, राष्ट्रपति में, और राष्ट्रपति इसका प्रयोग अपने मंत्रिपरिषद की सलाह पर या स्वयं भी कर सकता है। देखिए, इस प्रकार शासन की समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा और सरकार की समस्त निर्णय उसके ही माने जाएंगे, यानी सरकार का जो भी डिसीजन होगा वो माना जाएगा कि राष्ट्रपति का डिसीजन है। उसे संघीय शासन से संबंधित सभी मामलों में सूचना पाने का अधिकार है, यानी संघ सरकार की जो जितने भी मामले हैं उनकी सूचना राष्ट्रपति को दी जाती है। प्रधानमंत्री के लिए आवश्यक, यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना देते हैं कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन संबंधी उन सभी मामलों की सूचना दे जिसके बारे में राष्ट्रपति ऐसी जानकारी मांगे। यानी ये प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर का ये ड्यूटी है कि वो राष्ट्रपति को समस्त जो शक्तियां हैं, यानी समस्त जो मंत्रिपरिषद के निर्णय है, जो भी डिसीजन है वो राष्ट्रपति तक पहुंचाएं, राष्ट्रपति को इसकी जानकारी दे। अतः कार्यपालिका के संबंधित शक्तियों के क्षेत्र में राष्ट्रपति को उनकी शक्तियां प्रदान की गई हैं। देखिए, उसके बाद देखते हैं, हमने ये सामान्यकालीन स्थितियां पढ़ी किस प्रकार से राष्ट्रपति के पास है, और जो संकटकालीन स्थितियां, राष्ट्रपति की जो संकटकालीन स्थितियां और अधिकार उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी इमरजेंसी पावर्स एंड राइट्स ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्तियाँ उसकी संकटकालीन शक्तियाँ यानी इमरजेंसी पावर है। जो राष्ट्रपति देश में क्या लगा सकते हैं, आपातकाल राष्ट्रपति ही लगा सकते हैं। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, एक तो राष्ट्रपति शासन होते हैं, एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक वित्तीय आपातकाल। तो इनके बारे में राष्ट्रपति से कब लगा सकते हैं ये समझते हैं। देखिए, राष्ट्रपति की शक्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्तियाँ उसकी संकटकालीन शक्तियाँ यानी इमरजेंसी पावर है। आपात या संकट काल के निवारण के लिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को विशेष व्यापक शक्तियाँ प्रदान है। सन 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संकटकालीन प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाया गया। अप्रैल 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस संबंध में आवश्यक व्यवस्थाएं की गई और इस संविधान संशोधन के बाद वर्तमान समय में संविधान के संकटकालीन प्रावधानों की स्थिति निम्न प्रकार है। यानी जो राष्ट्रपति इमरजेंसी कब लगा सकता है इसके बारे में भी इसको डिफाइन किया गया है। पहले जो हम बात करेंगे, जब 1974 में फखरुद्दीन अली अहमद ने बिना मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपनी इच्छा अनुसार जो इमरजेंसी उसको लागू कर दिया था। उसके बाद जो 1978 आता है तो संविधान में संशोधन किए जाते हैं और ये बताया जाता है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल की घोषणा करेंगे। तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिन पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि युद्ध एवं बाहरी आक्रमण अथवा आंतरिक सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न संकट की स्थिति, यानी अगर युद्ध का माहौल है या बाहरी आक्रमण हो रहा है, कोई और देश अपने देश पर आक्रमण कर रहा है, और जैसे आंतरिक सशस्त्र विद्रोह, जो अपने देश के कई आंतरिक यानी अपने देश में कोई सशस्त्र विद्रोह उत्पन्न हो गई है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति जो है वो इमरजेंसी लगा सकते हैं। यानी राष्ट्रपति को इमरजेंसी लगा सकते हैं जब युद्ध एवं बाहरी आक्रमण का बात हो तो आपातकाल लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकट की स्थिति, यानी जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र यानी जो संवैधानिक तंत्र अगर वो विफल हो रही है तो उस टाइम पे भी आपातकाल इमरजेंसी लगा सकते हैं। और तीसरा है वित्तीय संकट की स्थिति, और जब फाइनेंशियल जो इमरजेंसी होती है, जब वित्तीय संकट आती है उस टाइम पे भी राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं। तो अभी तक देश में वित्तीय संकट की स्थिति एक जो राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल है वो अभी तक देश में एक बार भी नहीं लगाया। राष्ट्रपति शासन कई बार लगाया गया और राष्ट्रीय जो आपातकाल है वो 3 बार देश में लगाए जा चुके हैं। तो आर्टिकल नंबर 352, 356 और 357 यानी राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल नंबर 352, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल नंबर 356 और जो वित्तीय आपातकाल है आर्टिकल नंबर 360 में डिफाइन किया गया है। तो ये जो अपने
संकटकालीन स्थितियाँ ने उस टाइम पे राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति आपातकालीन इमरजेंसी लगा सकते हैं, और सामान्य स्थितियों में उनके क्या कर्तव्य हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, और जो संकटकालीन स्थितियाँ उसमें उनकी क्या ड्यूटीज़ है, इसके बारे में हमने पढ़ा। आई होप राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में आपको जो नॉलेज है वो अच्छी लगी होगी। प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, कौन व्यक्ति प्रेसिडेंट के रूप में प्रेसिडेंट बन सकता है, वो कैसे देश को चलाता है, उसमें कौन कौन सी शक्तियाँ निहित होती है, ये सब आज की क्लास में हमने समझा। और अपने देश में कितने कितने प्रेसिडेंट हुए, इनके बारे में भी हमने पढ़ा। आई होप आज की क्लासेस आपको समझ में आई होंगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।